करवा चौथ की सांझ में अति रसिक कला रसिकों का जवाहर कला केंद्र के मध्यवर्ती प्रांगण में स्वागत है। 24वां संस्करण हम पूरा कर चुके। लोक रंग का ये 25वां संस्करण चल रहा है। पिछले 24 संस्करणों से जवाहर कला केंद्र का ये उत्सव आपको परिचित करवा रहा है भारत की संस्कृति से, आपको परिचित करवा रहा है। विविध रंग हैं हमारे संस्कृति के, लेकिन उनमें कहीं एक रास्ता है, एक रूपता है, एक तार है जो उसे जोड़े हुए हो। और यही खूबसूरती इस भवन की है। चार्ल्स कोरिया ने इस भवन को डिजाइन किया भारतीय वास्तुशिल्प के अनुरूप। यहां 9 मंडल हैं। 9 ग्रहों पर आधारित 9 मंडल अपने आप में पूर्ण हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक जुड़ाव है, उनमें एक रास्ता है, एक तार है जो उन्हें आपस में जोड़े रखता है। आज की शाम प्रारंभ करें उससे पहले अपनी परंपरा को निभाते हुए हम नमन करेंगे नृत्य के नट सम्राट नटराज को, और उसके लिए आमंत्रित करते हैं मणिपुर से आए हरिश्चंद्र और छत्तीसगढ़ की राजंती। वो मंच पर आएं और नटराज की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करें, माल्यार्पण करें और हम सब की तरफ से नमन करें, आशीर्वाद लें, ताकि आज की ये शाम संगीतमय बन सके, नृत्यमय बन सके। धन्यवाद कलाकारों का। और अब हम क्रमबद्ध तरीके से आज की संगीत संध्या, नृत्य संध्या प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आमंत्रित करते हैं एक ऐसे कलाकार को जिसने एक पश्चिमी वाद्य और एक भारतीय वाद्य को मिला करके एक नए वाद्य की रचना की है। रमेश कंडारा जी, जिन्होंने पश्चिमी वाद्य वायलिन और भारतीय वाद्य सारंगी को एक किया है और उसे नाम दिया है उन्होंने राम सारंगी। आमंत्रित करते हैं रमेश कंडारा जी और उनके साथियों को कि वो मंच पर आएं। इनके साथ जो दूसरे वाद्य संगत करेंगे, नगाड़ा, मशक, हारमोनियम, ढोलक और मंजीरा। अपने इस अनूठे वाद्य पर राजस्थान की धुन सुनाएंगे, राजस्थान के गीत के स्वर लहरियां बिखेरेंगे। स्वागत कीजिए, मंच पर आपके सामने हैं रमेश कंडारा और उनके साथी प्रस्तुत करेंगे अपनी ही इजाद की हुई राम सारंगी।
वाद्य है। इसका नाम बता सकते हैं? बताइए। मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा ही नहीं जिसका जवाब आप बता सकें, क्योंकि जवाब मैं बताऊंगा। खड़ताल जैसा ही वाद्य है, बजता भी वैसे ही है। आंध्र प्रदेश में इसको कहते हैं चेका, और इसको बजा के जो भजन करते हैं तो वो बन जाता है चेका भजना, और ये भजन होते हैं राम भक्ति के। अपने वनवास के दौरान राम ने आंध्र प्रदेश को भी छुआ था, वहाँ भी उनका विचरण हुआ था, इसलिए राम भक्ति के सूत्र वहाँ पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश से आए कलाकार चैका बजाएंगे और भजन सुनाएंगे। भजन का तरीका उनका थोड़ा सा पारंपरिक है, भाषा उनकी शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ जाएगा कि वो जो भजन गा रहे हैं वो राम भक्ति के ही हैं, राम की कथाओं से जुड़े हुए ही हैं। स्वागत कीजिए आंध्र प्रदेश के कलाकारों का, जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे चैका भजना। बोलो नेले डुरोनी दित्तम फदिगिन तम तट भल्लो कं बोलो नेले डुरोनी तक दिम्मी तक जनो फदिगिन तो तक फदिगिन तो सरी गम फद निसा फदिगिन तो। ये वो कलाकार हैं जो अपने गांव में अपनी मस्ती में गाते हैं। मंच इन्होंने पहली बार देखा है, इसलिए मंचीय गरिमा या मंच का प्रोटोकॉल ये कम समझते हैं। भाषा की भी समस्या है, लेकिन धीरे धीरे ये भी जब मंच के दाव पेच सीख जाएंगे आपको मजबूर कर देंगे ताली बजाने के लिए। एक बार फिर आपको ताली बजानी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं जो नाम बुलाने वाला हूं, हम लोकगीत अलग अलग भाषाओं के सुनते हैं, लेकिन जो हमारे जयपुर की ढूंढाड़ क्षेत्र की जो भाषा है ढूंढाड़ी, उसके लोक गायक गिने चुने हैं। कहने को वो गिने चुने हैं, लेकिन जब वो गाते हैं तो उनकी उन गिने चुनों में गिनती होती है जो देश भर में अपना एक मुकाम रखते हैं। आमंत्रित करते हैं ढूंढाड़ी की मशहूर गायिका परवीन मिर्जा को। कोकिल कंठी इन्हें कहा जाता है। जिस तरह से कोयल की खूबसूरत आवाज़ होती है, वो कूकती है तो कानों में मधुरता व्याप्त हो जाती है। आप स्वयं महसूस करेंगे कि जब परवीन मिर्ज़ा गाएंगी आपके कानों में रस बहने लगेगा, रस घुलने लगेगा। आमंत्रित करते हैं हमारे ही शहर की, हमारे ही ढूंढाड़ क्षेत्र की कोकिल कंठी गायिका परवीन जी को। कदी आवेलो बलम बेरी हटवाड़ो चुंदड़ी न फाटा कई दिन होगा, चुंदड़ी न फाटा कई दिन होगा, चुंदड़ी न फाटा कई दिन होगा। नहीं थी क्या?
अब दर्शकों के बीच में आ गया हूं तो मैं सवाल भी करूंगा, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि कल की तरह वो सवाल निरस्त हो जाए, सभी एक साथ बोल उठें। जिन्हें पता हो सिर्फ हाथ खड़ा कर लें, मैं उनके पास आऊँगा, जवाब सुनूंगा। अगर सबने एक साथ बोल दिया तो वो ये इनाम मेरे हाथ में ही रह जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। हम बात कर रहे थे जवाहर कला केंद्र की। ये कौन बताएगा कि चार्ल्स कोरिया के इस वास्तुशिल्प में कितने मंडल हैं? नौ ग्रहों के आधार पर 9 मंडल। आपका नाम? भाग्यश्री। भाग्यश्री का भाग्य चमक गया, पहले बार में ही उसे इनाम मिल गया। तालियां बजा दीजिए इसके भाग्यश्री के लिए। ऐसे ही हमारी बातें सुनते रहिए, चौकन्ने रहिए, क्योंकि प्रश्न आगे फिर आएंगे। जवाहर कला केंद्र की तरफ से पुरस्कार लगातार मिलते रहेंगे। और अब एक ऐसे कला शैली की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसमें नृत्य नहीं है, जिसमें शौर्य कला है। युयेन लालेंग मणिपुर से ये कलाकार आए हैं जो प्रस्तुत करेंगे युयेन लालेंग। ये मणिपुरी भाषा में कहते हैं युद्ध कला को। पुराने समय में आदिम जनजातियों में कबीले हुआ करते थे और उन कबीलों में आपस में युद्ध होते थे। कबीले अब खत्म हो गए हैं, आपस के युद्ध भी खत्म हो गए हैं, लेकिन उनकी शौर्य कला अब भी बरकरार है। अब वो कला शैली का रूप बन गई हैं। इसी युयेन लालेंग के अंतर्गत अलग अलग तरह के युद्ध कौशल देखने को मिलते हैं। आज जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वो है थांग ता। थांग कहते हैं तलवार को, ता कहते हैं भाले को, और इन दोनों का जब युद्ध होता है तो वो बन जाता है थांग ता। कमजोर दिल वाले थोड़ा सा अपने दिल को थाम लें, क्योंकि ये युद्ध कला कमजोर दिल वालों का दिल दहला भी देती है। प्रस्तुत करते हैं मणिपुर का थांग ता। जवाहर कला केंद्र में सीटियां नहीं तालियां बजती हैं। बजाएं तो ताली बजाएं। थांगता के साथ आपने एक स्टिक डांस और देखा था। 2 लकड़ियों के सहारे एक स्टिक को बैलेंस कर रहे थे। मणिपुरी में उसे कहा जाता है चेरोल जगोई। चेरोल मतलब वो स्टिक और जगोई होता है नृत्य। स्टिक को लेकर के जो नृत्य किया गया वो बन गया चेरोल जगोई। मणिपुर से थोड़ा सा पश्चिम की तरफ आते हैं, थोड़ा कम पश्चिम की तरफ आएंगे, बीच में रुक जाएंगे तो आ जाएगा छत्तीसगढ़। धान की फसल जब कट जाती है तो आदिवासी समुदाय अपनी मेहनत सफल होने पर खुश होता है, और जब खुश होता है तो मन नाचता है, और मन नाचता है तो तन भी झूमने लगता है।
बड़े बड़े ढोल और अपनी पीठ पर लगभग 5 किलो के घुंघरू बांधकर ये कलाकार नृत्य करेंगे। 5 किलो घुंघरू कमर में बांधकर चलना मुश्किल हो जाता है, ये लोग नृत्य करते हैं। और जो ढोल है वो भी कोई हल्का फुल्का ढोल नहीं है, अच्छा खासा भारी ढोल है। और अपनी भाषा में वो कहते हैं ये खमार लकड़ी से बना हुआ है, सागवान जैसी एक लकड़ी होती है जिस पर चमड़ा चढ़ाकर ये ढोल बना है। नृत्य का नाम है ककसार। पुरुष और स्त्रियां मिलजुल कर गोल घेरे में नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी मेहनत को फसल के रूप में तब्दील कर दिया। आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के कलाकार, प्रस्तुत करेंगे आपके सामने ककसार नृत्य। सज्जन मेरे हाथ में डब्बा देख के खुश हो गए। अब मैं प्रश्न पूछूंगा, पूछ लेता हूं। हमारा पहला कार्यक्रम था, उसमें एक वाद्य बजा था जो एक पाश्चात्य और एक भारतीय वाद्य को मिला करके बनाया हुआ, इजाद किया हुआ वाद्य था। उसका नाम क्या था? मैं आता हूं, बोलिएगा मत। हाथ कहाँ? इधर खड़ा हुआ है। राम सारंगी। राम सारंगी, ये तो पहले झटके में ही सही जवाब मिल गया। आपका शुभ नाम? शशांक। शशांक जी के लिए तालियां बजाइए। और ये आपने ही कल मुझे सुझाव दिया था। ओह, आप बड़े कर्मठ दर्शक हैं, नियमित रूप से आते हैं और हमें प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे ही प्रेरित करने वाले दर्शकों की हमें ज़रूरत है। वो हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं, हमें सुझाव भी देते हैं, हमारी कमियों को दूर भी कर देते हैं। राम सारंगी रमेश जी ने खुद इजाद की थी, जिसको सबसे पहले कार्यक्रम के रूप में हमने प्रस्तुत किया था। फसल कटाई का हमने नृत्य देखा ककसार के रूप में, लेकिन समुद्री इलाकों में, समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों में फसल होती है उनके जाल में फंसी हुई मछलियां। मछली पकड़ने के लिए वो समुद्र में जाते हैं और जितनी मछलियां उनके पकड़ में आती हैं वही उनके लिए एक फसल कटाई की खुशी होती है। और उस खुशी को वो कैसे अभिव्यक्त करते हैं और जाने से पहले कैसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम पानी में जा रहे हैं, हम जब लौटें तो हमारी नाव, हमारा जहाज़ मछलियों से भरा हुआ हो। इसी कामना के साथ वो पानी में उतरते हैं और इस कामना को अभिव्यक्त कर रहे हैं वो अपने इस नृत्य में। ये जो मछुआरे होते हैं, महाराष्ट्र में उन्हें कहा जाता है कोली। कोली समुदाय का कोली नृत्य महाराष्ट्र से आए कलाकार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। स्वागत में तालियां बनती हैं। मी हाय कोली सुरीला डुलिया मुंबईच्या किनारी, मारतीन कोली हल्लन डोली नचल जाऊ मेरे हाथ में बाजार। एक
पुरस्कार का डब्बा है। प्रश्न मेरा ये है, आंध्र प्रदेश के कलाकारों ने भजन गाए थे, उसके साथ कौन सा वाद्य था? कोई इधर से बताएगा या सब उधर ही जाएंगे इनाम? एक हाथ मुझे खड़ा हुआ दिख रहा है। बिल्कुल पीछे जा रहा हूं मैं। चैकी। और कोई? चेका। थोड़ी सी मात्रा की गड़बड़ कर दी आपने। चेका। आपका शुभ नाम? तरुण। तरुण जी के लिए तालियां तो बजेंगी। इतनी कम तालियां? ये अपने नाम जैसे ही तरुण हैं, इनके लिए तालियां थोड़ी अच्छी बजाएं। ये आपका पुरस्कार। और अब हम वापस चलेंगे मणिपुर की तरफ। मणिपुर में एक संकीर्तन परंपरा है जो पूरे देश में विख्यात है। वैसे ही मणिपुर में बसंत रास प्रचलित है, जो एक शास्त्रीय नृत्य का रूप लिए हुए है। लेकिन ये दोनों ही परंपराएं पूरी नहीं होती जब तक उनके साथ पुंग नहीं बजता। पुंग एक प्रकार का मृदंग है। इन दोनों ही परंपराओं को लय देने का काम करता है पुंग। लेकिन इन परंपराओं के साथ पुंग अपने आप में एक संपूर्ण वाद्य है और रास होने से पहले पुंग बजाकर उसकी प्रस्तावना तैयार की जाती है। वो कैसी होती है, वही नज़ारा आपके सामने अब देखने को मिलेगा। एक खासियत इसकी और है, चूंकि मणिपुर में मार्शल आर्ट की भी परंपरा है, तो ये पुंग बजाते हुए भी कुछ मार्शल आर्ट जैसा हाव भाव आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आ रहे हैं मणिपुर के कलाकार, प्रस्तुत करेंगे आपके सामने पुंग चोलम। वापस लौटे मणिपुर से फिर पश्चिम की तरफ, लेकिन अब के थोड़ा और पहले रुक जाते हैं। उड़ीसा एक ऐसा राज्य जो समृद्ध है अपनी कलाओं से, जो समृद्ध है जगन्नाथ की भूमि के रूप में, और वहाँ की हर परंपरा या तो जगन्नाथ की उपासना आराधना से जुड़ी होती है या फिर धान से, चावल से। एक परंपरा ओडिसी नृत्य की वहाँ है, जिसका प्राथमिक रूप बचपन में ही मंदिरों में शुरू हो जाता है। ऐसे माता पिता जिन्हें संतान नहीं होती है, जगन्नाथ से कामना करते हैं
कि उन्हें संतान हो जाए, और जब संतान हो जाती है तो कुछ समय के लिए वो जगन्नाथ को समर्पित कर देते हैं और वहीं वो सीखते हैं ओडिसी नृत्य का प्राथमिक रूप। छोटे छोटे बच्चे आपके सामने वही प्राथमिक रूप प्रस्तुत करेंगे जिसमें ओडिसी की पूरी झलक आपको देखने को मिलेगी। कहने को ये लोक नृत्य है, लेकिन इसकी शास्त्रीयता में कहीं कोई कमी नहीं है। चूंकि जगन्नाथ की भूमि के हैं, इसलिए नृत्य के दौरान कृष्ण लीलाओं का ये वर्णन करते हैं, कृष्ण लीलाओं की झांकी बनाते हैं। नृत्य का नाम है गोटी पुआ। गोटी पुआ का मतलब होता है छोटे बच्चे। आपके सामने लेकर आ रहे हैं उड़ीसा का गोटी पुआ। तक ताम ता हा ता ता ताम के ता कर तक ताम ता हा। भविष्य की संभावनाएं दिखाता हुआ ये नृत्य कि ये कलाकार जब बड़े होंगे तो इनके नृत्य में कितनी चपलता होगी, कितनी गहराई होगी। उड़ीसा में ही रुकेंगे, एक और नृत्य उड़ीसा का। उड़ीसा में रुकने की एक वजह और भी कि वहाँ एक मान्यता है कि चावल की खेती सबसे पहले वहीं हुई और इसीलिए उसका नाम उड़ीसा पड़ा। अगर आप कोई विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो चावल का वनस्पति शास्त्र में नाम क्या है, कोई बताएगा? धान तो हम बोलते हैं, विज्ञान थोड़ी बोलता है। हाँ बताइए, इनाम नहीं मिलेगा उसके लिए। ओरिसा सटाइवा चावल को कहते हैं और इसी से उसका नाम, प्रदेश का नाम ओडिशा पड़ा। ऐसी वहाँ मान्यता है कि चावल सबसे पहले हमने पैदा किया था। चावल की खेती जब पक जाती है तो वही कृषक के मन में खुशी उमड़ती है। और चावल जब वो ये मानते हैं कि चावल की पैदावार सबसे पहले हमने की है, तो संबलपुर के नृत्यों में चावल बोना, चावल काटना और चावल से जुड़ी जो दैनिक दिनचर्या है उसके हाव भाव उनके नृत्यों में मिलते हैं। नवरात्रि के अवसर पर 9 दिनों तक 9 पत्तों की वो पूजा करते हैं देवी के प्रतीक रूप में। अलग अलग वृक्षों के वो पत्ते होते हैं और अंत में सागुन पेड़ की एक डाल जमीन में रोपकर उसके चारों ओर एक नृत्य किया जाता है। उस डाल को प्रतीक माना जाता है देवी का, और चूंकि वो डाल रोपी गई है तो वो देवी हो जाती है डाल खई, और वो नृत्य भी हो जाता है डाल खई। देवी की आराधना और फसल की खुशी दोनों का मिला जुला रूप आपके सामने लेकर आ रहे हैं। उड़ीसा के ही कलाकार प्रस्तुत करेंगे डाल खई। कल एक प्रश्न आया था कि आप अपने वेश के बारे में भी बता दीजिए, तो मैं आपसे पूछ लेता हूं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा मेरा वेश। इनाम नहीं मिलेगा इसके लिए।
आप देख चुके हैं। मणिपुर, पुंगचोलम, मणिपुर के भी बहुत सारे वेश हैं, ये पुंगचोलम का वेश है। लेकिन अब प्रश्न मैं कर रहा हूं, हमने देखा था थोड़ी देर पहले ककसार नृत्य छत्तीसगढ़ का, उसमें जो ढोल आपने देखा था वो किस लकड़ी का बना हुआ है? इस तरफ से शिकायत थी कि मैं इधर नहीं आ रहा। हाँ, आप तो हाथ मत उठाइए, आपके पास में है एक। हाँ, गम्हार। अब तो एक एक नाम ले लीजिए, कोई ना कोई तो सही होगा। आपका नाम क्या है? आर के तिवारी। आर के तिवारी जी के लिए ताली बजा दीजिए। थोड़ा सा उच्चारण गड़बड़ा गया। आपने क्या जवाब दिया था? गम्हार। गम्हार। गम्हार नहीं था, वो खमार था, लेकिन ये नजदीक है, इन्हें ध्यान था, इसलिए पुरस्कार आपके लिए। खमार मैंने बताया था, सागवान जैसी ही एक लकड़ी है जो उनकी भाषा में उसको खमार बोलते हैं। सागवान तो बहुत प्रचलित नाम। हाँ, नहीं, और अब लौटते हैं अपने प्रदेश में। राजस्थान है अपना प्रदेश, पहचानते हैं आप? तो यहां एक जनजाति निवास करती है हाड़ौती अंचल में, उसका नाम बताएंगे? बड़े ज्ञानी दर्शक हैं। सहरिया जनजाति होली का जब अवसर होता है तो वो तरह तरह के स्वांग बनाकर होली की मस्ती को अपने अंग प्रत्यंग में उतारते हैं, और जब होली की मस्ती शरीर में घुस जाती है तो नृत्य स्वतः होने लगता है। उसी होली की मस्ती का, उसी होली के आनंद का, उसी होली पर बनाए गए तरह तरह के स्वांग इस नृत्य में आपको देखने को मिलेंगे। प्रस्तुत कर रहे हैं राजस्थान की सहरिया जनजाति का होली नृत्य। बारी है गुजरात की। गुजरात में भक्ति की दो परंपराएं साथ साथ चलती हैं। एक है देवी भक्ति, जिसके लिए किया जाता है गरबा, और एक है कृष्ण भक्ति, जिसके लिए किया जाता है रास। रास के अलग अलग रूप गुजरात में देखने को मिलते हैं। कहीं डांडिया लेकर रास किया जाता है, कहीं पुरुष अकेले रास करते हैं, कहीं महिलाएं ताली बजाकर रास करती हैं, तो कहीं तलवार लेकर रास किया जाता है। आज आपके सामने हम रास का एक अलग रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, मिश्र रास, जिसमें युवक युवतियां मिलकर आपके सामने रास प्रस्तुत करेंगे। रास तो होगा, साथ में होगी कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के लीलाओं के गीत।
गुजरात से आए कलाकार आपके सामने लेकर आ रहे हैं आपकी तालियों के बाद गुजरात का मिश्र रास। कन्हैया मुरली वाड़ा रे वालीड़ा मुरली वाड़ा रे ये तमे जसोदाना जाया रे वालीड़ा मुरली वाड़ा रे तमे जसोदाना जाया रे वालीड़ा। अब प्रस्तुत करते हैं आखिरी कार्यक्रम, आपको धन्यवाद देने का। आज की शाम हमारी सांस्कृतिक यात्रा यहीं विराम लेती है। कल शाम आपसे फिर मिलने की उम्मीद के साथ आपसे विदा चाहते हैं। आप भी आएं, अपने परिवार को लाएं, अपने मित्रों को लाएं, खास तौर से अपने बच्चों को जरूर लाएं। इसी उम्मीद के साथ विदा चाहते हुए नमस्कार, शुभ रात्रि।